अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। तो स्टूडेंट, आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 और 12, ये लास्ट दो पार्ट्स हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वो डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 11 हमारे पास है, डिटरमिन वैल्यू ऑफ पी सच दैट द लाइन्स 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन हमारे पास है 3x प्लस पी वाई प्लस 8 इक्वल टू 0 मीट अ पॉइंट। तो ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन है कि तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो सेम है, यानी कि कंकोरेंट हैं तीन लाइंस। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इस क्वेश्चन है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है बच्चे। तो देखें, ये हमारे पास इसका सलूशन हम देख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12 है आपके पास। तो ये जो पार्ट है जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो ये वाला पार्ट है। ये देखिए, ये 3 लाइंस आपके पास गिवन है और यहाँ पे वो कह रहा है कि तीनों लाइंस आपस में क्या है, वो कंकरेंट हैं। ओके, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। अब बेटा देखिए, तीन लाइंस कंकरेंट का जो हमारे पास फार्मूला है, ये इसकी जो कंडीशन है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। अगर हमारे पास कोई लाइन L1 है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये लाइन जनरल इक्वेशन जो है ना कि लीनियर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन, उसकी जनरल फॉर्म है। इस तरह दूसरी हमारे पास लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। उसके बाद लाइन L3 हमारे पास है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। अब तीन लाइंस मीट अ सिंगल पॉइंट या आर कंकोरेंट, जो भी कंडीशन आ जाए। तो देखिए बेटा, इसका मतलब है कि ये तीनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, ये लाइन L3 है। वो तीनों लाइंस जो हैं वो आपके पास एक कॉमन पॉइंट से गुजर रही हैं। उनका जो ये कॉमन पॉइंट है वो सेम है। स्टेटमेंट का मतलब ये है। तो बेटा इसकी कंडीशन है हमारे पास, अगर जब भी तीन लाइंस हमारे पास कंकरेंट होती हैं तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन ये है। तो ये थ्योरी बेटा आपने एग्जाम में नहीं लिखनी। कंडीशन हमारे पास ये है कि इन तीनों के जो आपके पास यहाँ जो भी कोफिशिएंट हैं एंड कांस्टेंट टर्म्स, उसका डिटर्मिनेंट आपने ज़ीरो लिखना है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 और थर्ड आपके पास है A3 B3 C3, डिटर्मिनेंट ज़ीरो के बराबर है। या बेटा अगर आपका फेडरल बोर्ड होता तो फिर कॉमन सेंस से भी आप यूज़ कर सकते हैं कि पहली दो इक्वेशनों का आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के थर्ड में पुट कर देंगे तो पी का आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, ये बेटा थ्योरी है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। अब देखिए, ये तीन लाइंस आपके पास जनरल फॉर्म में है, जैसे कि ये आपके पास L1 L2 और L3 गिवन है, और उसके बाद इक्वल टू 0 फॉर्म में है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपके पास, जो कि जनरल फॉर्म हमारे पास है। अब इनका डिटर्मिनेंट्स, इनके कोफिशिएंट, A1 से मुराद है एक्स का कोफिशिएंट, B1 से मुराद है वाई का कोफिशिएंट और C1 से मुराद है जो कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन फॉर कंकोरेंसी। कंकोरेंसी की कंडीशन हमारे पास क्या है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो बेटा वो कंडीशन हमारे पास है कि A1 B1 C1 A2 B2 C2, उसके बाद A3 B3 C3, होल डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर है। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स की वैल्यूज़ आपके पास है 2 -3 -1। देखें, A1 से मुराद 2 है, B1 -3 और C1 -1। उसके बाद सेकंड आपके पास 3 -1 -5, ये कोफिशिएंट 3 -1 -5। थर्ड आपके पास है 3P एंड 8, 3P8, इसका डिटर्मिनेंट्स हमारे पास ज़ीरो के बराबर। बेटा अब इसे हम R1 रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसे हम R1 से एक्सपेंड बाय R1, यानी कि हम 2 लिखते हैं और फिर 2 से आगे हमारे पास जो भी इसका रो और कॉलम प्लस माइनस प्लस वाले एक्सपेंशन करते हैं। 2 के साथ जो भी रो और कॉलम है वो कैंसिल करके -5 -1 -5 P8,
उसके बाद ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3, यहाँ भी हम इसका रो और कॉलम कैंसिल कर देंगे, 3 -5 3 एंड 8। ठीक है बेटे, ये आपको याद होगा, फर्स्ट ईयर में भी आपके पढ़ चुके हैं। जब हम R1 के लिहाज से एक्सपेंड करेंगे तो R1 के सबसे पहले आप साइन, वो साइन चेंज होने की जो वजह है, प्लस के होता है माइनस, वो को फैक्टर की वजह से होता है। ओके, तो भाई यहाँ पे आपने 2 लिखना है सबसे पहले, फिर वो वाला कॉलम और वो वाले रो कैंसिल करके बाकी जो माइनर बचता है वो आपने लिख देना होता है। ठीक है, इस तरीके से हम थर्ड पे चलते हैं, +-(-1). इसका भी हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को डिलीट करके बाकी 3 - 1 3p वाला माइनर यहाँ लिख के इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखिए आपके पास 2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2 का डिटर्मिनेंट्स बहुत आसान सा होता है, -8 + 5p। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 8 3 ज़ा 24 + 15, फिर माइनस, और यहाँ पे हमारे पास चूँकि -1 था तो यहाँ पे -1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3p + 3 = 0। तो मज़ीद देखते हैं भाई साहब, आपके पास इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं ये आपके पास -16 + 10p, उसके बाद 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 72 + 45 - 3p - 3 = 0। तो यहाँ पे 10p में से 3p जाएगा तो 7p, और बाकी आप देख लें यहाँ पे 72 है, अगर 72 में से हम 16 को माइनस कर दें, या पहले इनको ऐड कर देते हैं, 5 6 7, और यहाँ पे 7 4 11, यानी कि 117 में से 17 निकाल दें तो हमारे पास सॉरी 19 निकाल दें तो हमारे पास बच जाता है -98। ठीक है, इसे अरेंज कर लेना है। अब p से आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये -14 आ जाएगा, जो कि p का हमारे पास आंसर है। p के साथ 7 मल्टीप्लाई, दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारे पास p का आंसर आ चुका है। तो क्वेश्चन बेटे मुश्किल नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा इस पर तवज्जो दीजिएगा तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12, जो कि लास्ट पार्ट है। ये देखिए बेटा, इसमें पार्ट नंबर 12 आपके पास है, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² + 7xy - +2y² = 0। ये हम पार्ट कर रहे हैं, तो ये इसका ये हमारे पास क्वेश्चन ये मौजूद है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, फाइंड द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x² + 7xy + 2y²। तो बेटे इसमें देख लें, ये जो आपके पास है इसे कहते हैं सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन, +2y² = 0। जैसे भाई सिंपल फैक्टराइजेशन होती है, क्योंकि सेकंड डिग्री है, सिंपल आप फैक्टराइजेशन के ज़रिए भी कर सकते हैं, और हैं भी आपके पास 3 टर्म्स हैं। मतलब अगर आपके पास इस तरह की सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आ जाए, ax² + 2h xy + by² = 0, तो इसके 2 फैक्टर बन सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, हमें पता है, ये हमारे पास कहते हैं इज़ सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास कहलाती है। अब इसको बेटा बाय फैक्टराइजेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास फैक्टर कैसे बनाते थे, जैसे सेम वही टेक्निक है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम कर चुके हैं। 3 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, 3 2 ज़र 6, तो 6y² हमारे पास है। ऐसे 2 फैक्टर बताएं, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए। अब बेटा y² को फिर इग्नोर कर दें, कोई इशू नहीं है, ऐड करें तो हमारे पास 7 आए, तो 6, ठीक है, 6x²y², यानी कि आप इसको अगर इस तरीके से देख लें तो आपने ऐसे फैक्टर बनाने हैं बेटा। एक तो आपके पास आ जाएगा 6xy, और फिर दूसरा फैक्टर हमारे पास होगा यहाँ पे 1xy। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, बाकी इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास, आप बेटा सिर्फ कांस्टेंट 6 को देख लें, 6, और मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 से ऐड करेंगे तो दरमियान वाला। तो यहाँ पे पहला स्टेप हमारे पास बनेगा, इसे मिडिल टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं, 6xy + xy + 2y² = 0। तो यहाँ से कॉमन हमारे पास आ रहा है 3x, तो x + 2y,
यहाँ पे कॉमन आपके पास y आ रहा है तो x प्लस 2y इक्वल टू 0। ओके, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे दो फैक्टर में से कॉमन जो है x प्लस 2y आ रहा है और बाकी बचेगा यहाँ पे 3x प्लस वाई। अब देखें ये हमारे पास जो एक इक्वेशन थी बेसिकली सेकंड डिग्री होमोजीनियस, ये दो फैक्टर पर मुश्तमिल थी और दोनों लीनियर फैक्टर हैं। तो हमारे पास लाइंस आ जाएंगी जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड लाइंस हैं। एक लाइन बेटा आपके पास है x प्लस 2y इक्वल टू 0 और दूसरी लाइन हमारे पास है 3x प्लस वाई इक्वल टू 0। यानी कि ये जॉइंट इक्वेशन है, इसको ज्वाइन करने से जो हमारे पास बनता है वो सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन बनती है। तो बेटा ये इसका आंसर है। और आपको पता होना चाहिए कि सेकंड डिग्री होमोजीनियस के हमेशा दो लीनियर फैक्टर होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास अच्छा कुछ बच्चों को होमोजीनियस का भी नहीं पता होता कि होमोजीनियस इक्वेशन होती कौन सी है। बेटा ऐसी इक्वेशन जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, होमोजीनियस फंक्शन की बात कर लेते हैं तो हमने एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0, यानी कि जिसमें एक्स और वाई वेरिएबल भी हों और तकरीबन हर टर्म की डिग्री जो है ना वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, तो वो होमोजीनियस कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12 हो गया है। उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।